जय हिंद बच्चों, 5 के पंच की सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस 5 के पंच सीरीज में हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो 2020 एनडीए फर्स्ट और सेकेंड दोनों का टाइम को हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कोरोना कारण एग्जाम दोनों एक साथ हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा ना वेट करते, हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि 2020 में और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, यहां से आपसे क्वेश्चन मिसलेनियस से उठा लिया है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हवाओं का देश पूछ लिया, ऐसे यहां पर भी मिसलेनियस से क्वेश्चन है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस साइन बाय 51 ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1945, और इसमें याद रखना इन 51 देशों में एक इंडिया भी था। याद रखना, जब ये साइन हुए तो भारत ने भी इस पे साइन किए थे 51 देशों में। याद रखना, इंडिया भी था इसमें। हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां जरूर गए थे। ठीक है, और लास्ट 51 देश पोलैंड बना था। तो ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, तो मैं तारीख बता देता हूं। ये बात है 26 जून 1945 की बात है। 26 जून 1945 को जब इन सब चीजों पर साइन हो रहे थे, तब ये कॉन्फ्रेंस कहां हो रही थी? हेग में हो रही थी। हेग एक बहुत बड़ा फेमस शहर है नीदरलैंड का। क्या लंदन में हो रही थी, क्या सैन फ्रांसिस्को में हो रही थी, या बर्लिन में? कहां पर ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बच्चों यूएसए, सैन फ्रांसिस्को। जी हां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर 51 लोगों ने, मतलब देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किए थे यूनाइटेड नेशन चार्टर पर। और 24 अक्टूबर आपको पता है, 24 अक्टूबर को फिर ना 1945 यूनाइटेड नेशन का गठन हो जाता है फिर बाद में। ठीक है, जिसको आज हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, देखो, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट, जी हां, जैसे बंगाल में ग्रामीण समाज के चिरस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा था? इसको आप जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसी बंदोबस्त को क्या कहते हैं बच्चों? जमींदारी। और जैसे जमींदारी सिस्टम का नाम आता है, आपके मन में लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जरूर आता होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय की देन है, 1793 में पूरे बंगाल में लागू की गई थी। तो इसका भी जो फेमस नाम है वो जमींदारी व्यवस्था, इसको इस्तमरारी भी कहते हैं। याद रखना, ये इसका नाम स्थायी बंदोबस्त तो है ही, परमानेंट सेटलमेंट। तो इसका रूरल सोसाइटी इंपैक्ट बताया। हम जानते कि इसके जो जमींदार इसलिए कहते थे क्योंकि यहां जो जमींदारों से टैक्स अंग्रेज ले लेते थे, और जमीनों के जो मालिक थे वो जमींदार थे। अब इनमें से आपको सही बताना है, लेकिन यहां ध्यान देता, रूरल सोसाइटी पूछा उन्होंने, क्या सही है? जमींदार इन्वेस्टमेंट कैपिटल एंटरप्राइजेज इन इंप्रूव एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ह्यूमन फार्मर्स। जी हाँ, ब्रिटिश ह्यूमन किसानों की तरह ही कृषि की उन्नति करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाए। ठीक है, और उनको बढ़ावा दिया, ऐसा था क्या इसमें? द ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नो जोतदार सक्सीडेड इन कंसोलिडिंग द पोजीशन ऑफ द विलेज। जी हाँ, धनी संपन्न किसानों एक समूह ने, जिसे जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। क्या ये सही है? द रैयत prospered a result of fixed revenue levy imposed on them। रैयत पर निश्चित राजस्व लगाने के परिणाम स्वरूप किसान संपन्न हुए। क्या निश्चित होता? नहीं, इसमें जब अंग्रेज बढ़ा देते थे, जमींदारों के ऊपर था। द सिस्टम ऑफ कलेक्टर इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी फॉर एक्साइज द सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदारी फेल टू टेक ऑफ। जमींदारों पर निरीक्षण नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी की प्रणाली लोकप्रिय होने में असफल हो गई। क्या ऐसा हुआ? इनमें से सही बताना है। जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी लाइन इसके बारे में आपको मिल जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नो जोतदार। जी हाँ, जो जमींदारों के अंदर जो आते थे, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना जमींदारों का काम था, लेकिन जमींदारों ने हर गांव के अंदर एक जोतदार नियुक्त कर दिया था, मतलब छोटे किसान। वो क्या करते थे? किसानों से कलेक्शन लेते थे। तो ये सही हो जाएगा। धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतदार कहा जाता है, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। ये रूरल सोसाइटी का इंपैक्ट था इसका। ठीक है ना, याद रखिए, ग्रामीण व्यवस्था में। फिर व्हाट वाज द दमीन ए को इन राजमहल हिल्स? दमीन ए को, ये एक एग्रीकल्चर ट्रेडिशन था, एक बहुत बड़ा नियम बनाया था। ये बात है 1832 की, संथाल परगना रीजन की बात है। और ये संथाल परगना जो रीजन है, इसमें कम से कम 4-5 जिले आते हैं, और ये झारखंड में आते हैं। आज कहां आते हैं? झारखंड। तो झारखंड में संथाल ट्राइब्स
बड़ी तादाद में उड़ीसा झारखंड इन इलाकों में। तो दमीने को एक नियम बना दिया गया था उन लोगों के लिए। तो इसमें से क्या सही क्या था? ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड डेमोक्रेटेड डिक्लेयर्ड द टू बी लैंड ऑफ द संथाल, भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया और जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। द लैंड ऑफ पहाड़ी कल्टिवेटेड एक्सक्लूसिव पैडी, जी हाँ, खेती धान की खेती करने के लिए पहाड़ियों को दिया गया था। ब्रिटिश टेरिटरी मार्ट फॉर द मिलिट्री कैंप, क्या ब्रिटिश इलाके हैं जो इनके सैन्य शिविर के लिए चिन्हित किया गया था। द लैंड रिमार्केबल लोकेटिंग द सेटल एग्रीकल्चर, क्या निर्धारित किसानों को स्थापित करने के लिए दिया गया था। क्या सही? तो जैसे संथाल आए सो एक बात ये आएगा, इसमें क्या हुआ था, उनके एरिया को फिक्स कर दिया गया था कि इस इलाके में ये लोग रहेंगे, ठीक है, और इनको अधिकार है कि 10 साल तक ये ही इस इलाके में रहेंगे जो खेती करते रहेंगे, ठीक है। तो इस संथाल परगना रीजन में जो 4-5 जिले हैं वहां पर, उनके लिए वहां पर ये बंदोबस्त व्यवस्था दमीने को की गई थी, याद रखना, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस व्यवस्था है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। 1857 की क्रांति से पूछा कि बताए इनमें से कौन सा कथन सही है। इट वॉज रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान बाय द राजा नवाब एंड तालुकदार, क्या इसको बहुत व्यवस्थित किया गया था, सावधानी पूर्वक। अब भाई सावधानी पूर्वक किया जाता तो फिर सक्सेस हो जाना था, लेकिन इसमें बहुत कमियां थी। रूमर्स एंड प्रोस्पेक्ट डिड नॉट प्ले रोल इन द आउटब्रेक द स्प्रिट, क्या इसमें आरंभ होने में अफवाहें और भविष्यवाणी कोई भूमिका नहीं थी? बिल्कुल थी भाई। कह रहे थे लोग कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 100 साल बाद 1857 में भारत आजाद हो जाएगा। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी पूरे इसमें कि बस अंग्रेजों से पूरे भारत को आजादी मिलने वाली, बहुत अफवाहें थी। द रिबेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 respectively appeared the all section the population in respect of their caste and the creed। 1857 विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की। बिल्कुल सही था, यह बात बोली गई थी कि जाति व्यवस्था धर्म इनको सबको भूल जाएं और आजादी की लड़ाई लड़े, ये बात बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश सक्सेडेड इन क्विकली इजिली इन कंट्रोलिंग, भाई बहुत मुश्किल हुआ था, अंग्रेजों को भी बहुत विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसका सही आंसर जो जा रहा है बच्चों, सी जा रहा है। क्या जा रहा है? सी इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पंचशील प्रिंसिपल। अब इसमें पूछा गया बताए इनमें से पंचशील समझौते में कौन चीज नहीं थी। तो पहली बात तो पंचशील है क्या भाई? पंचशील 1954 में वो 5 पॉइंट थे जिनके ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ, याद रखना, इंडिया और चाइना, याद रखना। तो पंचशील समझौते भारत और चीन के बीच में हुए, वो 5 टॉपिक पर समझौते थे जिनके ऊपर फिर इनको अमल करना था, लेकिन चीन इस चीज को नहीं माना था। पीसफुल को एग्जिस्टेंट, बिल्कुल कि शांतिपूर्ण अस्तित्व रखना है, बिल्कुल था, लेकिन पूछा नहीं था, आपको नहीं बताना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बिल्कुल हमें क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान करना है। न्यूक्लियर डिटरेंस, नाभिक निवारण, परमाणु प्रतिरोध, इसका कोई समझौता उस समय ना था क्योंकि कोई देश उस समय इन चीजों पर था ही नहीं, तो ये नहीं होगा। नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर, आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। 2 बातें और कही गई थी कि हमारे कोई विवाद रहेंगे, सीमा विवाद, तो उनको बैठकर सुलझाएंगे और हमेशा एक दूसरे देश की चीजों का, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल का सम्मान करेंगे। ये सब चीजें थी। तो कौन नहीं था? तो बच्चों न्यूक्लियर डिटरेंस, इसको नहीं, यानी नाभिक निवारण के ऊपर कोई बातचीत नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि देखो 5 है लेकिन 2 क्वेश्चन वो बचे, तो मैं इसमें 7 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो इस बार पंच के 5, ये पंच का 7 हो रहा है। Which among the following had organized 1904 secret society revolutionary named अभिनव भारत? जी हाँ, एक बहुत गुप्त क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। और जैसे अभिनव भारत और मित्र मेला की बात आती तो एक ही नाम याद आता, वीडी सावरकर। जी हाँ, वीडी सावरकर ने 1904 में ये सोसाइटी बनाई थी पुणे के अंदर। कहां पर बनाई थी बच्चों? पुणे के अंदर। और यही अभिनव भारत फिर 1905 में आके लंदन में स्थापित हुआ। फिर अंग्रेजों ने इस संगठन को क्रांतिकारी संगठन की लिस्ट में डाल के इसको बैन कर दिया था। वीडी सावरकर को काला पानी की सजा भी हुई। फिर द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्व्स वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड इन द। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः
खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए। पहली बार अंग्रेजों ने इसमें कब स्वीकार किया था? ऐसी कौन सी चीज उन्होंने हमें उपलब्धि जिसमें पहली बार कहा गया कि भारत के लोग ही अब संविधान बनाएंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा था? नहीं कहा। क्रिप्स प्रपोजल नहीं कहा। कैबिनेट मिशन नहीं कहा। यहां अगस्त ऑफर, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त ऑफर देते समय यह बात कही थी हमें लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वायसरॉय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, ये ऑफर हमें दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्वेश्चंस हुए और ये याद रखना 2020 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों। तो हमने ये जो स्लाइड देखी कौन से नंबर की थी? 21 नंबर की थी। अब जो भी 22 नंबर की आएगी वो नए एग्जाम की और नए ईयर की स्लाइड आएगी। तो आज के लिए इतना। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।